नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शरद पवार साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा एक घटना मेरे हिसाब से कल हुई थी वो शरद पवार साहब का एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। लेकिन इन सब चीज़ों पे आए उससे पहले दो तीन चीज़ें और भी समझ लें। जो लार्जर कैनवस है देश में इस समय पॉलिटिक्स का, उसमें कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो उन्होंने कल इस्तीफा दिया वो वेल थॉट था, सोच समझ के दिया था, और इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बड़ा कारण इस देश में आज बहुत से एक्शन जो हैं वो बीजेपी के यहाँ हो रहे हैं, उसके रिएक्शन में बहुत से काम हो रहे हैं। तो ये जो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है कि या तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और खूब मजबूती से लड़ेंगे, जो सामने वाला है विपक्ष है उसको कोशिश करेंगे कि उसके संसाधन किसी तरह से ना मिले, वो अच्छे से इलेक्शन न लड़ पाए, और उसके बाद भी अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाए तो फिर हम सरकार तोड़ने का काम करेंगे। एमपी एमएलए जो है विधायक, उसकी खरीद फरोख्त करेंगे, किसी से इस्तीफा दिलवाएंगे, कुछ करेंगे, सरकार नहीं चलने देंगे। फिर सरकार गिरवाएंगे, फिर जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनवाएंगे और कुछ इस तरह की बात करेंगे। देश की पॉलिटिक्स में पहले दो तीन चीज़ें ये समझेंगे। देश की पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम रोल महाराष्ट्र का है। उसका एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा सीट आती हैं महाराष्ट्र से आती हैं। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48। लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि आज भी देश का जो बड़ा व्यापार है वो कहीं ना कहीं ड्राइव होता है महाराष्ट्र में, और ख़ास करके मुंबई से। वो गुजराती लोग भी जो गुजरात मॉडल का बेनिफिट लेते हैं ऑपरेट, लेकिन वो ज़्यादातर लोग मुंबई से करते हैं। एक ज़माने में कलकत्ता हुआ करता था बहुत साल पहले, लेकिन अब कलकत्ता की ने वो प्रोमिनेंस खो दी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीजेपी जितना इसको जोड़ तोड़, बीजेपी ने गुजरात मॉडल कर लिया है, गुजरात में उसने अपना एक वर्चस्व बना लिया है। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि गुजरात से आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन जो बैंक का पैसा लेके भागे हैं वो गुजरात में बिजनेस करते थे। इवन उत्तर प्रदेश के बहुत से अब उनको पेपर ठग कह रहा है, लेकिन वो ठग नहीं है, वो उस बीजेपी के उस व्यवस्था के पार्ट थे। संजय राय शेरपुरिया वो भी जाके गुजरात में लोन लेते हैं और गुजरात में डिफॉल्ट करते हैं। तो वो जो मॉडल है वो गुजरात का वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज मॉडल है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा आप एनसीपी को भी समझना होगा आपको। 1999 में जब एनसीपी बनी तो उसका मूल उद्देश्य था कि भाई वो कांग्रेस में सोनिया गांधी चूंकि विदेशी मूल की हैं, उनको लीडर नहीं होना चाहिए, और उसको मूल मुद्दा बना के शरद पवार वहां से निकले थे और एनसीपी बनाई थी। अब उसके बाद बहुत पानी बह गया है। जब शरद पवार साहब केंद्र में मंत्री बने तो उसी कांग्रेस की सरकार के पार्ट एंड पार्सल होके बने। तो ये तो बैकग्राउंड में इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये आप समझ सकें। अब शरद पवार साहब 82 वर्ष के हैं, सीनियर हैं, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के, और उनके समकक्ष जो अभी आप हाल के दिनों में जो 2-3 वरिष्ठ आप वो लोग बोल सकते थे, तो उसमें एक मुलायम सिंह यादव जी थे जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया 83 वर्ष की आयु में। प्रकाश सिंह बादल थे जो पंजाब में उन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया था, उनका भी निधन हुआ 96 साल की, 96 ईयर्स की। देवे गौड़ा साहब हैं, कर्नाटक में हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये समझना होगा कि ये सारी जगहों पे आप जिनके जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ वहाँ पे सेकेंड जनरेशन ने बहुत ठीक से आके पार्टी संभाल ली थी। प्रकाश सिंह बादल जी के केस में सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल ठीक से पार्टी संभाल रहे हैं और पार्टी चलाते हैं। उसी तरह से देवे गौड़ा साहब के केस में उनके लड़के जो हैं वो दोनों लड़के उन लोग पार्टी चला रहे हैं। देवे गौड़ा साहब का उतना इंटरफेरेंस अब पार्टी में नहीं रह गया है। और हमारे अखिलेश यादव जी का कहना ही क्या, ये तो जब मुलायम सिंह यादव थे और वो पद पे थे तो उनको किस तरह से पद से हटाया था और फिर उन्होंने पार्टी पे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे कब्जा किया था, वो हम सब लोगों को याद है। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, कोई चू नहीं कर सकता था, तो उन्होंने एक तख्ता पलट किया था। यहाँ पे जहाँ तक बात शरद पवार साहब की है, इनके यहाँ अभी इनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये बहुत क्लैरिटी से
वहाँ बात तय नहीं हो रही है। कुछ लोग कहते हैं शरद पवार के बाद अजीत पवार, कुछ लोग कहते हैं सुप्रिया सुले, इस तरह की बातें उनके यहाँ होते रहती हैं। एक चीज़ मैं और कह दूं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पक रही थी, और जब वो पक रही थी तो उसकी महक, उसकी सुगंध उनके घर के परिवार के लोगों को थी। क्योंकि अगर आप याद करिए तो सुप्रिया सुले का भी कुछ दिन पहले, करीब 8-10 दिन पहले एक बयान आया था कि 2 धमाके होने वाले हैं, एक धमाका महाराष्ट्र में होगा, पॉलिटिकल धमाके, और एक धमाका दिल्ली में होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल धमाका उन्होंने महाराष्ट्र में कर दिया है। दिल्ली के धमाके की जो बात करती हैं वो, उसका जहां तक समझ में आता है और लोगों को जैसा उम्मीद है, उसके अनुसार वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं और जिसमें ऐसी संभावना है कि वो 16 लोग जो एमएलएज हैं वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, वो एक बड़ा धमाका वहाँ का हो सकता है। ऐसी ऐसी अटकलें हैं। दूसरा, एक शरद पवार साहब ने भी 3-4 दिन पहले कहा था, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाया था, उसको अलग अलग ढंग से लोग इंटरप्रेट कर रहे थे। उन्होंने रोटी पलटने की बात कही थी कि एक तरफ रोटी रहेगी जल जाती है, उसको पलटना चाहिए। अब उस समय लोग अलग अलग अटकल लगा रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो समझ में आता है कि उन्होंने इसकी बात थी। ये जो इस्तीफा है ओरिजिनली ये 1 मई को अनाउंस होना था, क्योंकि 1 मई से उनका एक इमोशनल लगाव है। 1 मई 1960 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल, हालांकि 1958 में वो यूथ कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन शायद फॉर्मल उन्होंने 1 मई 1960 से अपनी पारी शुरू की थी, और अब वो 1 मई 2023 में अपनी पारी समाप्त करने की घोषणा करना चाहते थे। लेकिन 1 मई को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो यूनाइटेड, जो इन लोगों का फ्रंट है, उसकी एक बड़ी रैली मुंबई में थी। उस रैली के जो में सब लोग गए, उद्धव ठाकरे साहब थे, मतलब सारी पार्टीज के लोग थे जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के। अजीत पवार साहब वहाँ बहुत कुछ बोल के आए, बीजेपी को बड़ा भला कह के आए, बताए कि कैसे कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इस कार्यक्रम को 2 मई को में शिफ्ट किया गया। यशवंतराव चौहान सेंटर जो है, ये यशवंतराव चौहान सेंटर इन्होंने अपने जो एक तरह से मेंटोर या गुरु रहे उनकी याद में बनवाया हुआ है, और एनसीपी की ज़्यादातर गतिविधियाँ होती हैं वो यहीं होती हैं। यहाँ पे उन्होंने जो कारण रखा लोगों को बुलाने का, वो कारण रखा अपनी आत्मकथा का। वो उन्होंने कहा जो मराठी में रिलीज़ किया है उसका विमोचन था, उसका लोकार्पण था, और वो चाहते भी ये थे कि मैक्सिमम अटेंडेंस हो, तो ज़्यादातर एनसीपी के नेता वहाँ उपस्थित थे। उनकी तरफ से ये बिल्कुल सोचा समझा, ठंडे दिमाग से किया हुआ फैसला था। उसके 2 वो हैं, एक तो उनकी पत्नी आई थी साथ, बैठी रही लगातार पूरे टाइम। दूसरा, एक ऐसा भी मानना है लोगों का कि जैसे ही ये ख़त्म हुई इनकी बात, जो उनकी साइट पे डाला जाता है भाषण, जिससे प्रेस वाले उसको उठा के, उसको देख के अपनी न्यूज़ बना सकें, तो वो मराठी और अंग्रेजी वर्जन एक साथ डाला गया। तो ये कोई ऐसा नहीं था, इसका मतलब पहले से तैयारी हो रही थी कि मराठी वर्जन, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, ये सब इसमें टाइम लगता है। तो इसका मतलब वो इट वॉज अ वेल थॉट, इट वॉज नॉट स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं था, वो पहले से तय किया हुआ था। अब जो इसका जो पॉलिटिकल वो है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो उन्होंने बीजेपी की नाकाबंदी करने की कोशिश की है। कुछ लोग उसको बाढ़ मंदी कहते हैं, नाकाबंदी, उसको रोकने की कोशिश की है। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो 2024 तक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के में ही रहेगी। इस तरह का इंडिकेशन मोर और लेस क्लियर हो गया है। अब बात आती है अजीत पवार साहब की, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक है, और उन्होंने अजीत पवार साहब को अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो अजीत पवार साहब अध्यक्ष बन के कैसे बीजेपी में चले जाएंगे, जिसकी अटकल काफ़ी लगाई जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी में उनको जाना होगा तो अध्यक्ष बने ना बने वो तो चले ही जाएंगे। अगर कुछ बीजेपी एनसीपी के कुछ एमएलएस को लगता है कि बीजेपी में जाने से उनका ज़्यादा फायदा है, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, तो वहाँ कौन रोक पाएगा। तो ये एक बात हुई। क्योंकि अगर वो अध्यक्ष हैं तब भी वो पार्टी तोड़ सकते हैं, ये कहाँ लिखा है कि वो अध्यक्ष होकर पार्टी नहीं तोड़ देंगे। लेकिन अगर वो छोड़ के अध्यक्ष बनने के बाद जाते हैं तो उसकी एडवांटेज किसको, उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा सीधे और सीधे शरद पवार को मिलेगा।
अब जरा इसका कुछ कंपैरिजन हम लोग शिवसेना के एक दो चीजों से कर लें। वो मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको मैं याद दिलाऊं कि बाला साहब ठाकरे के समय भी एक समस्या आई थी उत्तराधिकारी की। राज ठाकरे को लोग ज़्यादा पॉलिटिकल मानते थे, लोग ज़्यादा कहते थे कि भाई राज ठाकरे में वो तेजी है और वो बाला साहब का की परछाई दिखाई देती है और उतने ही एग्रेसिव हैं, बोलने में अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर उनका कब्जा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो अलग। उद्धव ठाकरे को ही बाला साहब ने अपना उत्तराधिकारी माना। उसी तरह से इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजीत पवार बहुत कुशल हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब एनसीपी के ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी पकड़ है, ज़्यादा एमएलए उनके साथ हैं। लेकिन ये याद रखने की वाली बात है कि सुप्रिया सुले भी कोई वो नहीं, 2009 से वो एमपी हैं, नेशनल पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स में बाई चॉइस आई हैं, अकेली संतान हैं, तो वो क्यों नहीं? वाई सुप्रिया सुले को शरद पवार साहब अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे? इसका कोई कारण भी होना चाहिए। दूसरा एक फैक्टर और है जो मैं शिवसेना से इसका पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे को छोड़ के शिंदे गए थे, क्या हश्र हुआ? या राज ठाकरे बाला साहब को छोड़ के गए थे। उसी तरह से अगर अजीत पवार शरद पवार साहब के रहते रहते उनकी एनसीपी को छोड़ के जाते हैं तो उसका हश्र क्या होगा, ये इमेजिन किया जाता है। अब इसको हम सब लोग उत्तराधिकार की लड़ाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार साहब को एक अपॉर्चुनिटी लग रही कि इस समय अगर ये होता है तो मैं शायद पार्टी पे कब्जा कर लूं, मैं अध्यक्ष हो जाऊं। क्योंकि केवल उनको छोड़ के, कल जब ये सारा कुछ हुआ है, केवल वो अकेले व्यक्ति थे उस पूरे हुजूम में जो कह रहे थे नहीं नहीं ये ठीक है, ये तो एक दिन होना ही था, एक दिन नेता को तो हटना ही होता है, सीनियर हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये तो होना ही था इत्यादि। वो पूरे समय इस निर्णय को ठीक बता रहे थे। उनकी तरफ से कहीं भी ये नहीं आया कि नहीं नहीं शरद पवार साहब को इस्तीफा वापस लेना चाहिए, नहीं कर सकते। बाकी लोग वहाँ रोए हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष और उनके पार्टी के बहुत से लोग जो उनके वहाँ के जयंत पाटिल साहब हैं, ये सब लोग रोए हैं वहाँ, और वो इमोशनली अटैच लोग हैं शरद पवार के साथ। आज जैसा मैंने सुना है कि अभी थाने के शायद उनके एनसीपी की पूरी यूनिट ने इस्तीफा दे दिया, तो वो अटैच्ड लोग हैं। लेकिन अजीत पवार के किसी भावभंगमा किसी उससे ये नहीं हो रहा था कि अजीत पवार को इससे दुख है, वो इसको कर रहे हैं। दूसरा, जब वहाँ पे, क्योंकि इंडिकेशन है, जब वहाँ पे सुप्रिया सुले उस जो उनके समर्थक आए हुए थे उनसे बात करना चाह रही थी, तो अजीत पवार उनको इंटरप्ट करके बीच में बोल के कि अपने भाई का वास्ता देके कि अगर तुम मुझे कुछ मानती हो और ये मानती हो तब तुम अभी इन लोगों को एड्रेस मत करो, उनको बोलने नहीं दिया था। मैं एक चीज सिर्फ कह के आगे करूंगा, देखिए ये पॉलिटिक्स बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है समझना, कोई नहीं समझ पाया। ए.के. एंटनी कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं, और उनका लड़का भी कांग्रेस में कुछ कुछ वो क्या क्या था, कुछ इंचार्ज था और कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था। आज आज कांग्रेस को छोड़ के पिता के जीवित रहते हुए कांग्रेस छोड़ के पिता के सामने खड़ा हो गया है। तो पॉलिटिक्स में कुछ मत कहिए क्या हो सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एग्जाम्पल आप सामने ही देख रहे हैं। मैं एक और बीजेपी की आपको याद दिला दूं, थोड़ा दर्दनाक है लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। बीजेपी का मेरे हिसाब से अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और इन सबके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन का सबसे चमकता सितारा था प्रमोद महाजन, वो भी मराठी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनकी हत्या उनके भाई ने ही की थी, कारण कुछ भी हो, और कोई ऐसे ही नहीं कर दी थी, इट वॉज ऑफ वेल थॉट, और फिर उन्होंने किया था। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कहना कि नहीं भाई उनमें सुप्रिया सुले और उनमें बहुत दोस्ती है, बहुत एक दूसरे के प्रति आदर है, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स चीज़ थोड़ी खराब होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मेरे ख्याल में अभी कोई अगला मूव तभी प्लान होगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से क्या क्या संभावना बनेगी? एक संभावना ये बनेगी कि बीजेपी की इंटरनल चर्निंग, बीजेपी में भी तो इंटरनल चर्निंग होगी, पावर स्ट्रगल है। देवेंद्र फडणवीस को आपने जबरदस्ती डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। शिंदे साहब जब आए थे तो उनका कहीं नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो भी इसके रणनीतिकार रहे होंगे
उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने एक बड़े पद से उतार के छोटे पद पे किया, तो देवेंद्र फडणवीस भी तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे कि हम कब चीफ मिनिस्टर वापस बनेंगे। दूसरा, जो शिंदे छोड़ के आए उनका क्या होगा? क्या वो अगला जब इलेक्शन आता है तो क्या वो वही चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किए जाएंगे? क्या उनका मोह भंग होगा और वो घर वापसी का उनका क्या रास्ता शिवसेना में खुला है? ये सब प्रश्न हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उठेंगे। फिर एक चीज और है, बीजेपी को यहां पे सपोर्ट की जरूरत है। बीजेपी डेस्परेट है कि उसको महाराष्ट्र में कोई सपोर्ट मिले। कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। उसका क्या होगा? क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में से कोई व्यक्ति निकल के उस सपोर्ट जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसको बीजेपी की जरूरत होगी, वो दे सकेगी? या इसके उलट महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास वो नंबर आ जाते हैं जिससे वो सरकार बना ले? इसकी संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज महाराष्ट्र में एक चीज और समझ लीजिए, जो महाराष्ट्र की थोड़ी कुछ चीजें समझ लीजिए। आज महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा लीडर है वो उद्धव ठाकरे हो गए। उनका कद बहुत बढ़ गया है। उनके पद जाने से उनके कद का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ गया। उन्होंने जितनी इज्जत से अपना घर छोड़ा, इज्जत से इस्तीफा दिया, पॉलिटिक्स जो भी हो, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के मेरे हिसाब से सबसे ऊंचे कद के नेता हो गए हैं। उनको कौन चैलेंज करेगा, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। दूसरा, लोकल बॉडीज का इलेक्शन कब तक टालेगी बीजेपी? 2024 से पहले कराना ही कराना है। और 2002 लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो नगर निकाय के इलेक्शन बोले जाते हैं, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण उलटफेर होंगे ही होंगे। एक चीज और, कर्नाटका का जो इलेक्शन हो रहा है उसका जो भी रिजल्ट आता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और अब जो मैं जिस बात से शुरू किया था उस बात को मैं कर दूं कि बीजेपी का इतना डेस्परेशन क्यों है? वाई बीजेपी इज सो डेस्परेट? 1 मिनट की बात है। महाराष्ट्र में 48 सीट, कर्नाटका में 28 सीट, दोनों मिला के 76 सीट। आज की तारीख में जब इलेक्शन पिछला 2019 का हुआ था तो उस समय बीजेपी का इन 2 स्टेट से, महाराष्ट्र और कर्नाटका से, 76 सीट में से 48 सीट केवल बीजेपी की थी, 48, और 18 सीट शिवसेना की थी। तो बीजेपी और उसके अलाई के मिलके 66 सीट, 10 सीटों में बाकी लोग थे। अब आप एक चीज ये देखिए कि जो महाराष्ट्र की हालत है और जो कर्नाटका की हालत है, अगर इस 48 सीट से घट के सीट हो जाती हैं 16, 1/3 की बात कर रहा हूं, 1/3 रह जाती हैं, 2/3 हार जाते हैं, तो 303 सीट से घट के हो जाता है मामला 72, 271, 272, जो जस्ट हाफ वे मार्क है। टेक्निकली बीजेपी को इतनी सीट चाहिए ही चाहिए। तो बीजेपी एक बहुत मुश्किल उस पर खड़ी हुई है और उसको कुछ हो जाए, उसको महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व को कायम अगर रखना है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र उस वोट की दृष्टि में उसके हाथ से जा रहा है तो वो कुछ कर ले। जो उत्तर प्रदेश से जो भी उसकी बढ़त होती है, जिससे उसकी एडवांटेज होती है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 76, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, वहाँ 76 है, ये दोनों मिलके इस लॉस को कॉम्पनसेट कर देंगे विपक्ष के लिए। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।